हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 8 डैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लास्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं 95+ सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हम लोग का होता क्या है, यानी LAC। LAC इज़ द इंडस्ट्री कर्व वेयर इट्स डिसाइड टू प्रोड्यूस इन लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है? ये एक इंडस्ट्री कर्व है जिसमें एक इंडस्ट्री ये डिसाइड करता है कि हम लोग को प्रोडक्शन कहाँ पे करना है लॉन्ग रन में। ठीक है। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का काफ़ी सारे नाम है, जैसे डिसीजन मेकिंग कर्व, प्लानिंग कर्व, फैमिली कर्व, एनवेलप कर्व। यहाँ पे आप देखिए, ये हम लोग का LAC का एक डायग्राम है जिसमें हम लोग वर्टिकली कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली आउटपुट को मेजर कर रहे हैं। और हम लोग का यहाँ पे 3 SSC कर्व है, एक SSC 1, एक SSC 2 और एक SSC 3। SSC 1 हम लोग का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पार्ट 1 है, SSC 2 हम लोग का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पार्ट 2 है और SSC 3 हम लोग का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पार्ट 3 है। Cost is measured on vertical axis and output is measured on horizontal axis. An industry has 3 different firms with minimum SSC at A, B and C respectively. अब जो हम लोग का डिफरेंट फर्म है उसका फर्म विथ मिनिमम SSC, और इन लोग का मिनिमम SSC क्या है? SSC 1 का है A, SSC 2 का है B, SAC 3 का है C. On SSC 1 the firm's minimum cost is OC1 and output is OQ1. तो इसमें हम लोग का जो फर्म है जो SSC 1 में प्रोड्यूस कर रहा है उसका मिनिमम कॉस्ट पड़ रहा है हम लोग का OC1 और OQ1। मतलब आप देख पा रहे कि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है और क्वांटिटी बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। सेम थिंग अब सेकेंड वाले फॉर्म में देखिए, वो बी में प्रोड्यूस कर रहा है तो कितना हो रहा है उसका कॉस्ट पड़ रहा है OC2 और OQ2। कॉस्ट है OC2 और प्रोडक्शन है OQ2, तो यानी इसका कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब फॉर्म 3 में देखिए, यानी C में इसका कॉस्ट पड़ रहा है प्रोडक्शन का OC3 और प्रोडक्शन हो रहा है OQ3। ठीक है। द इंडस्ट्री नीड्स टू कंपेयर द कॉस्ट एंड आउटपुट अमॉन्ग द 3 फर्म्स एंड दैट फर्म विल बी सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग रन वेयर कॉस्ट इज मिनिमम एंड आउटपुट इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट। तो क्या करेगा, अब हम लोग का जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मीन्स जिसमें बहुत सारे फर्म्स आते हैं उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये जो हम लोग का इंडस्ट्री है वो कंपेयर करेगा कि किसका कॉस्ट सबसे कम है और किस में हम लोग को आउटपुट बेस्ट मिल रहा है। तो हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग का SSC 2 में हम लोग को कॉस्ट सबसे कम पड़ रहा है और हम लोग का आउटपुट सबसे अच्छा आ रहा है। दिस कैन बी डिसाइडेड when a tangent is drawn passing through each and every minimum SSC, this tangent is known as LAC. अब जो हम लोग का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो होता क्या है? वो होता है जब हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो तीनों फॉर्म का मिनिमम SSC को टच करते हुए जाएगा, उसी को हम लोग LAC कहते हैं। From the above diagram, we can see that at SSC 2 the firm is incurring minimum cost and optimum output. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग को मिनिमम कॉस्ट SSC 2 में लग रहा है और उसमें हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट लग रहा है, तो एक फर्म उसी में प्रोड्यूस करेगा ना जिसमें उसको कॉस्ट कम लग रहा है और प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है। अब जैसा अगर आपको 5 रुपये में 10 चॉकलेट मिल रहा है एक जगह, और एक जगह आप लोग को 5 रुपये में 20 चॉकलेट मिल रहा है और एक जगह आप लोग को 5 रुपये में 5 चॉकलेट मिल रहा है, तो आप लोग किस में जाएंगे? ऑफकोर्स उसमें जाएंगे जहाँ पे 5 रुपये में 20 चॉकलेट मिल रहा है और सबका क्वालिटी भी अगर सेम होगा तो आप लोग ऑफकोर्स 5 रुपये में जो 20 चॉकलेट दे रहा है आप लोग उसी के पास जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे इंडस्ट्री भी यही कर रहा है कि वो वहीं पर अपना प्रोडक्शन करेगा जहाँ पर उसको कॉस्ट मिनिमम दिख रहा है और प्रोडक्शन उसका ऑप्टिमम आ रहा है। Hence, with the help of LAC, the industry can decide where to produce in long run. That why it is known as decision making curve, planning curve, family curve and envelope curve. तो
इसी के LAC के मदद से एक इंडस्ट्री डिसाइड करता है कि उसको कहाँ पे प्रोड्यूस करना है लॉन्ग रन में, और इसी वजह से इसको डिसीजन मेकिंग कर्व कहते हैं, क्योंकि इसके कारण हम लोग डिसीजन ले पा रहे। कोई भी इंडस्ट्री डिसीजन लेता है, ये प्लान करता है कोई भी चीज़ को। ये फैमिली कर्व इसलिए है क्योंकि इसमें सारे SSC आ जा रहे हैं, मतलब सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आ जा रहे हैं। और एनवेलप कर्व इसलिए है क्योंकि ये सारे SSC को एक साथ बांध दे रहा है, इसलिए ये एनवेलप कर्व है। तो अगर आप लोग से कोई पूछेगा इसका रीज़न तो आप लोग बता पाएंगे, इजी है। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। नाउ रेवेन्यू क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इट मीन्स द टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म। एक फर्म का टोटल अर्निंग को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं, उस फर्म का रेवेन्यू कहते हैं। अब रेवेन्यू के टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप का होता है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी T इंटू R। अब एवरेज रेवेन्यू AR क्या होता है, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। अब हम लोग TR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि AR इक्वल्स टू प्राइस। AR इक्वल्स टू प्राइस कैसे हो सकता है, कि क्योंकि TR हम लोग का होता है P इंटू R, यानी TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी P इंटू R डिवाइडेड बाय P इंटू Q डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो Q कट ऑफ हो जाएगा, तो खाली आप लोग का एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस बचा रह जाएगा। तो ये डेरिवेशन आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आता है, या तो सेक्शन A में आ जाएगा या तो सेक्शन B में कोई भी बड़े क्वेश्चन के साथ आ सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल मतलब चेंज इन टोटल। अब ये क्या है, रेवेन्यू का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑफकोर्स ये चेंज इन टोटल रेवेन्यू होगा ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड। अब एक एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करने की वजह से हम लोग को जो टोटल रेवेन्यू में चेंज दिख रहा है उसी को हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो MR इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1 हो सकता है, या तो मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग का चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी होता है। अब परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस हमेशा जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे देखिए आप लोग को टोटल रेवेन्यू का डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को एक तो मैंने ये भी बना के दिया है, चार्ट भी बना के दिया है। यहाँ पे यूनिट देखिए 0 to 5 है, प्राइस पूरे में 5 है, TR हम लोग का 0, 5, 10, 15, 20, 25 है। अब AR इक्वल्स टू प्राइस होता है, तो AR हम लोग नॉर्मली निकाल पाएंगे। तो क्या होगा, पहले में तो AR कुछ नहीं रहेगा, सेकंड से, क्योंकि जब यूनिट सोल्ड ही कुछ नहीं है तो एवरेज रेवेन्यू कैसे रहेगा, तो सेकंड से मतलब यूनिट जब 1 होगा वहाँ से 5, 5, 5 करके एवरेज रेवेन्यू रहेगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग निकाल सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो पहले में तो 0 है तो वो डैश हो जाएगा, सेकंड में वो 5 है, तो 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 और 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो आपका 5 आएगा। फिर 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 और 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 5। ऐसे ही आप करते करते देखिए तो आपको MR इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू प्राइस मिल जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका MR हमेशा इक्वल्स टू प्राइस रहेगा, ये आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने के कारण आ गया ऐसे। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा इसका डायग्राम भी। अब देखिए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है ना, हम लोग का जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो इक्वल रहता है। यहाँ पे देखिए हम लोग वर्टिकली रेवेन्यू मेजर कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया, ये हम लोग का परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट था, इसलिए हम लोग का AR और MR सेम था। देखिए 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ऐसे आया है, तो इसका प्राइस कॉन्स्टेंट है और जो इसका TR ऐसे बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू ऐसे बढ़ रहा है, 5, 5 करके इंक्रीज कर रहा है और प्राइस कांस्टेंट है। और AR इक्वल्स टू MR है, AR इक्वल्स टू MR है, कितना है 5 है, यानी प्राइस के इक्वल ही है, तो AR इक्वल्स टू MR भी हम लोग का प्राइस जितना ही होगा। और परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में AR और MR हमेशा इक्वल होता है। अब इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट देख लीजिए, यूनिट सोल्ड, प्राइस, TR, AR, MR। यूनिट सोल्ड 1 to 5, प्राइस है हम लोग का 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8।
TR हम लोग का दिया हुआ है 20, 36, 48, 56, 60, 60, 56। AR हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा समझ लीजिए कि हम लोग को TR नहीं दिया हुआ है, AR भी नहीं दिया हुआ है, MR भी नहीं दिया है, सिर्फ प्राइस दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड दिया हुआ है। तो AR हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्वल टू प्राइस होगा, तो पूरा सब कुछ प्राइस हम लोग लिख देंगे AR में। अब एवरेज रेवेन्यू अगर हम लोग का होता है TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो हम लोग का TR क्या होगा, TR इक्वल्स टू एवरेज इंटू क्वांटिटी, है ना। एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी हम लोग का TR होगा। तो यानी 20 इंटू 1 20, 18 इंटू 2 36, 16 इंटू 3 48, 14 इंटू 4 56, 12 इंटू 5 60, 10 इंटू 6 60, 8 इंटू 7 56। तो आप लोग ने देखा कि हम लोग को जब खाली यूनिट और प्राइस दिया हुआ है उससे हम लोग ने एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला। तो अब इससे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वान्टिटी करके। अब देखिए टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे डायग्राम क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो टोटल रेवेन्यू है वो पहले बढ़ रहा है, बढ़ते 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 60 तक आया, 60 के आने के बाद ये फॉल होना स्टार्ट कर गया। तो मतलब ये बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर रहा है, उसके बाद फॉल डाउन हो जा रहा है। तो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप एक इन्वर्टेड यू शेप होगा। और इसमें जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, पहले एवरेज रेवेन्यू तो गिर रहा है, फिर मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है हम लोग का पहले 0 होता है, उसके बाद नेगेटिव चला जा रहा है। अब रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि जो हम लोग का प्राइस है वो हम लोग का AR है, तो हम लोग ये कैसे लिख सकते हैं, MR इक्वल्स टू AR इंटू 1 माइनस 1 बाय प्राइस इलास्टिसिटी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का रिलेशन है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी का। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है सेक्शन ए में या सेक्शन बी में भी एक बड़े क्वेश्चन के साथ दे सकता है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोग को इसका इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ये मैं अपने ब्लॉग में लिखती हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट MCQ पढ़ने हैं इस चैप्टर के या कोई भी चैप्टर के ISC के, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और अकाउंट्स के, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी पे जाकर के सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में ISC इकोनॉमिक्स क्लास 11, ISC इकोनॉमिक्स क्लास 12, सेम फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।